आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई, लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली है, आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है। आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। आरबीआई ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है, नई मौद्रिक नीति, नई मॉनेटरी पॉलिसी जिसका ऐलान किया गया, और इसमें साफ तौर पर ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है कि ईएमआई और लोन महंगे नहीं होंगे। ईएमआई नहीं बढ़ेगी, लोन महंगे नहीं होंगे, और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए लगातार आरबीआई की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं। आरबीआई ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और 6.5% पर बना रहेगा रेपो रेट। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसके बाद अमूमन क्योंकि रेपो रेट में जब कोई बदलाव होता है तो उसके बाद ईएमआई बढ़ जाती है, लोन महंगे हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि रेपो रेट स्थिर बना हुआ है, पिछली बार भी रेपो रेट यही थी और इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। आकाश जिंदल हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है आकाश जी। चलिए, मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। लेकिन लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है आरबीआई की तरफ से, और रिजर्व बैंक की 3 दिनों तक चलने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक खत्म हुई। उसके बाद यह जानकारी साझा की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की घोषणा की कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। वैश्विक आर्थिक हालातों को और महंगाई को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही रेपो रेट 6.5% पर ही बना रहेगा। रेपो रेट क्योंकि यही बना रहेगा, इसके कई असर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बहुमत से फैसला लिया गया और बैठक में अप्रैल में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने पिछले साल मई से रेपो रेट बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो मई 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक लगातार चला। 6 बार बढ़ोतरी की गई रेपो रेट में। 6.5% पर यह पहुंचा और अप्रैल महीने से रेपो रेट बढ़ोतरी की रफ्तार पर रोक लगी है, लगाम लगी है, और वो अब भी 6.5% पर बना हुआ है, न घटाया गया न बढ़ाया गया। रेपो रेट का ईएमआई पर असर देखने को मिलता है, क्योंकि रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, और फिर उसी हिसाब से कमर्शियल बैंक आम लोगों को लोन और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है, और ऐसे में बैंक लोन पर इंटरेस्ट बढ़ाने लगता है। अगर आसान से शब्दों में कहें तो आरबीआई महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, और आरबीआई ने अब यह फैसला लिया है और रेपो रेट नहीं बढ़ाने का, रेपो रेट को स्थिर रखने का यह फैसला लिया गया है। साल भर का प्लान जो है वो तैयार किया जाता है फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। आकाश जिंदल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है सर अब आपको? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज मुझे। जी जी आकाश जी, किस तरीके से देख रहे हैं सर जो ये नई मॉनेटरी पॉलिसी अब जिसकी आज घोषणा की गई? बहुत बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले तो होम लोन बोरोअर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि लोगों के साथ हो क्या रहा था, जिन्होंने होम लोन लेके मकान लिया हुआ था उनकी लगातार ईएमआई बढ़ रही थी। अब सैलरी में इंक्रीमेंट उस तरीके से हो नहीं रहे थे, ईएमआई बढ़ रही थी, तो उनके लिए तकलीफ थी। तो अब उनके लिए रिलीफ है कि अब उनकी ईएमआई नहीं बढ़ रही है। और क्योंकि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है, रिटेल इन्फ्लेशन 4.71% पे है, जो कि आरबीआई की कंफर्ट लेवल 4% ±2% के अंदर है, तो अब आगे भी उनकी ईएमआई बढ़ने की संभावना नहीं है। दूसरा है वो लोग जो नई कार, नई बाइक लेना चाहते थे,
अब उनके लिए भी रिलीफ है। अब उनको जो है हायर ईएमआई नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ईएमआई अब नहीं बढ़ेगी। तीसरा आ जाता है, आजकल तो सारी शॉपिंग ईएमआई पे होती है, चाहे ग्रोसरीज की शॉपिंग हो, चाहे अपरेल की शॉपिंग हो, तो और शॉपिंग भी बढ़ जाएगी क्योंकि ईएमआई नहीं बढ़ रही है। तो इससे एक फायदा तो उन लोगों को है जिन्होंने घर खरीदा हुआ या खरीदना है लोन पे, जिन्होंने गाड़ी खरीदनी है या टू व्हीलर लेना है, या और कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, किसी और चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं, उनको फायदा है। दूसरा फायदा इकोनॉमी को है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदु लॉकिंग का मानना है जब नए फ्लैट बिकेंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट आज बहुत जरूरी है देश के लिए। दूसरा, नई गाड़ियां बिकेंगी, नई बाइक्स बिकेंगी। हर गाड़ी जब नहीं बिकती है तो उससे 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इससे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट आएगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, और इंडिया की इकोनॉमी जो ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग है बड़ी इकोनॉमीज में से, वो और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। आज आपको डेटा दे दूं, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है बड़ी इकोनॉमीज में से 7.2% की जीडीपी ग्रोथ हम ऑलरेडी एग्जिबिट कर चुके हैं 31 मार्च एंडिंग को। अब नाउ यू कंपेयर इट विद एनी ऑफ द राइवल इकोनॉमीज, एंड आई डू अ कंपैरिजन विद यू। जर्मनी, which is the biggest economy of Europe and the fourth biggest economy in the world, they are having 2 quarters of negative successive GDP growth. अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में उनकी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। चाइना लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही है महज 0.4%। तो हिंदुस्तान की तरक्की आपके सामने दिख रही है। हम ऑलरेडी बिल्कुल आकाश जी, हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है पूरे विश्व स्तर पर, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आम लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब परिवार जो हैं, जिन पर महंगाई की मार साफ तौर पर सीधे तौर पर पड़ रही थी, क्या उनको जो जिस हिसाब से जो जरूरत थी, क्या उसी तरह का ये फैसला समझा जाए? क्योंकि रेपो रेट में इजाफा तो किया गया समय समय पर, पिछले साल की अगर बात करें, लेकिन पिछले 2 बार से स्थिर जरूर है, यानी कि और ज्यादा अतिरिक्त वजन बढ़ा नहीं है उन पर, लेकिन घटा भी नहीं है। उनको फायदा कैसे है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। एक तो उनके ऊपर वजन घटा नहीं है लेकिन बढ़ा नहीं है, तो जो एक घबराहट वो दूर हो गई। दूसरा क्या है, जो मैंने इसका दूसरा कंपोनेंट बताया, अब लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो इंक्रीमेंट्स भी बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो वो लोग जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रही है, टैलेंट है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। दूसरे वो लोग जो जॉब में है लेकिन अपने टैलेंट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती उनको। हिंदुस्तान में अंडर एम्प्लॉयड बहुत लोग हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि उनका टैलेंट और क्वालिफिकेशन डिजर्व करते हैं 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह, लेकिन मिल रही है 70,000 रुपए, क्योंकि उनके पास मजबूरी है। तो अब क्या, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो इंक्रीमेंट्स भी आएंगे। तो इंक्रीमेंट्स आएंगे तो लोगों के पास वो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, जिससे वो बढ़ी हुई पीछे की होम लोन ईएमआई दे पाएंगे। या वो अगर कोई 2 व्हीलर से 4 लाख की गाड़ी पे शिफ्ट करना चाहता है, वो शिफ्ट कर पाएगा। तो इसलिए ये रिलीफ है, क्योंकि जैसे ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 3 साल से इंक्रीमेंट या तो बहुत कम मिल रहा था, या नहीं मिल रहा था, या पसंदीदा नहीं मिल रहा था, तो उनको अब इंक्रीमेंट अच्छा मिलने की संभावना है। तो इंक्रीमेंट मिलने से चाहे उनकी जो है होम लोन की ईएमआई कम नहीं हुई, लेकिन चाहे जो है दूसरी तरफ अगर सैलरी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उस चीज को वो कंपनसेट कर देगी। तो इसलिए जो होम लोन बोरोवर है उसके लिए रिलीफ का समय है। ऐसे ही जिसने गाड़ी खरीदनी है, 2 व्हीलर खरीदना है, उसके लिए रिलीफ का समय है। और साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीज ऐसी है कि आम आदमी के लिए भी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ के लिए भी अच्छी है। तीसरा इसका जो एंगल है जिसमें मैं आपको लाना चाहता हूं, अभी क्या है, जो आपको डेटा दे रहा था, दुनिया में बाकी जगह या तो स्लो डाउन है या रिसेशन है। अब हिंदुस्तान इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन का डेटा आपको दे दूं, लास्ट मंथ इट वाज 1.87 लाख करोड़, दिस मंथ इट्स 1.57 लाख करोड़। अब उसका मतलब क्या है, दुनिया जहां रिसेशन या स्लो डाउन का शिकार है, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है एफडीआई हिंदुस्तान में आएगी, क्योंकि व्यापारी चाहे न्यूयॉर्क का हो चाहे न्यू जर्सी का, पैसा वहां लगाता है जहां उसे ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ एफडीआई आएगी तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी और इंक्रीमेंट्स आएंगे। तो इसलिए जो है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ मिडिल क्लास की, मैं बात कर रहा हूँ मेरे उस भाई बहन की जो पूरा परिवार 60,000 70,000 या लाख रुपए महीना कमाता है, उनके लिए चाहे ईएमआई नहीं कम हुई लेकिन उनके लिए तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी जो है, वो एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रही है
और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी और कम होने की संभावना है। अभी 4.71% है, लेकिन दूसरा एंगल देखिए, ये है सीपीआई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दो डेटा होते हैं, दूसरी होती है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं थोक महंगाई दर। वो आपके दर्शक खुश होंगे, वो नेगेटिव में है सर, -0.92% है। तो कहीं ना कहीं से इंडिकेशन ये आ रही है कि रिटेल सीपीआई और भी कम होने की संभावना है। तो अगर मॉनसून अच्छा हो गया, अच्छी फसल हुई, तो रिटेल सीपीआई और कम होगी। तो एक तरफ देखिए महंगाई कम हो, तनख्वाह बढ़ जाए, उससे बढ़िया वक्त कोई हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आकाश जी, जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि कोई होम लोन लेना चाहता है, कोई व्हीकल में कोई अपग्रेड करना चाहता है, टू व्हीलर से शिफ्ट करना चाहता है फोर व्हीलर में, ये तमाम बातें आपने कही हैं, लेकिन ये आपका अनुभव क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है आगे का? कब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? क्या रेपो रेट में कोई घटने की संभावना आगामी समय में, क्योंकि हर 2 महीने बाद समीक्षा होती है इस मौद्रिक नीति की? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये जो रेपो रेट क्यों बढ़ेगा, ये जो रेपो है दुनिया में, ये बढ़े हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो इन्फ्लेशन हुई और कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो आप इसका असली जवाब ये है, रेपो रेट घटने का साइकिल तब शुरू होगा रशिया यूक्रेन वॉर बड़ी गैसिंग गेम है। 15 अगर इन्फ्लेशन 4% से कम हो जाती है और मॉनसून अच्छा आ जाता है, अब भी मेरे हिसाब से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने की उम्मीद है। किंतु मेजर कटौती है, क्योंकि रेपो हमने लगातार बढ़ते हुए देखा है, वो तब होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी, क्योंकि रशिया सप्लाई चेन ठीक होगी, साथ ही साथ सैंक्शन हटने की उम्मीद जो है एकदम से कम होने की उम्मीद है। उसमें हो सकता है कि एक बार 50 बेसिस पॉइंट भी कम हो जाए। अभी पार्शियल रिलीफ मिलने की उम्मीद है, बट जहां वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वही ये बता रहा हूं कि पॉजिटिविटी ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ सकती है। हिंदुस्तान वॉर के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी साहब के कुशल नेतृत्व बहुत अच्छे जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विस्तार से आपने बताया तमाम जो बातें, जो शंकाएं आम लोगों के मन में होती हैं, उनको सुलझाने की आपने कोशिश की, और बताया कि किस तरीके से इसका फ़ायदा आम लोगों को होगा, और ख़ासतौर पर ऐसे लोगों को जो अपना घर लेना चाहते हैं या व्हीकल लेना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर फ़ायदा देखने को मिलेगा।